हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद यू आर सीइंग मी ऑन कुछ पढ़ाने को लेकर, राइट? बट अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। सबसे पहले तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम कब है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप मतलब जितना मुझे पता चला मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो उनके एग्ज़ाम्स जुलाई में हैं। तो आई थॉट कि लेट्स रिवाइज कोशिश करते हैं कि एंटायर फिजियोलॉजी के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक बार जल्दी जल्दी क्विक स्कैन के थ्रू गो थ्रू कर सके, जिससे कि आपके लिए रिवाइज कर पाना काफ़ी चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि एनाटमी के भी कुछ पोर्शन रिवाइज कर सके जो आपके लिए और अ डिफिकल्ट साइड पड़ता है। जैसे कि जितना मैंने बच्चों से पूछा, आई गेट टू नो अबाउट हेड एंड नेक एंड ब्रेन, तो वो टॉपिक कवर करेंगे। और वो टॉपिक अच्छा है, मतलब ईजी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अगेन सोडियम पोटेशियम पंप की। मैं इस चैप्टर को, पता है, इस पर्टिकुलर जनरल फिजियोलॉजी के टॉपिक को इतना वैल्यू क्यों देती हूँ, बिकॉज ना ये यूजुअली 5 मार्क्स के टॉपिक में हर साल आ ही जाता है। हर साल का ये कि इट कैरी 5 मार्क्स का वेटेज, तो अच्छा टॉपिक हो जाता है हमारे लिए और हम इसको स्किप करना अफोर्ड नहीं करेंगे, राइट? देखो, सबसे पहले अगर तुम जनरल फिजियोलॉजी में सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जब पढ़ोगे तुमको एक चीज़ पता चलेगा। देखो, तुमको इसको लिखना अलग अलग 5 हेडिंग में। तो सबसे पहला हेडिंग जो तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग में तुम क्या लिखोगे? लोकेशन, ठीक है, कि कहाँ है सोडियम पोटेशियम पंप। जब तुम लोकेशन लिखोगे तो तुम्हारा लिखोगे ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेल में है, नहीं, बॉडी के हर सेल में ही सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। तभी तो हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन। तो लोकेशन में कहाँ पढ़ा हमने? दी लोकेशन ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, तो मैंने इसको याद किया था नोकिया से। कैसे याद किया था? नोकिया से। मतलब यार मेरे को ऐसे ऐसे निमोनिक से आता है, ठीक है। एन से मतलब सोडियम, ठीक है। ओ से मतलब आउट, के से मतलब पोटेशियम, आई से मतलब इन, ठीक है। और ए से मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मुझे पूरा का पूरा सोडियम पोटेशियम पंप इससे याद हो गया कि सोडियम जाएगा बाहर, पोटेशियम आएगा अंदर, और ये एक्टिव पोटेशियम पंप के थ्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तुम ब्रीफ में लिखोगे तो इट इज लिखोगे इट इज बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम जो है वो जाएगा बाहर, और पोटेशियम जो आएगा वो अंदर जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि सोडियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है कि अगर सोडियम बाहर जा रहा है, ठीक है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो एक ग्रेडियंट मेंटेन है ना, कांस्टेंट की। अच्छा, 2 ही सोडियम बाहर जाएगा, 3 ही पोटेशियम, सॉरी 3 ही सोडियम बाहर जाएगा, 2 ही पोटेशियम अंदर आएगा, तो एक प्रॉपर कांस्टेंट ग्रेडियंट मेंटेन रखा हुआ है, राइट। फिर इसके अलावा क्या लिखा हुआ है देखो। अब अगर मैं तुमको बताऊँ कि 3 सोडियम जा रहा है बाहर, ठीक है, और 2 पोटेशियम आ रहा है अंदर, एक बात बताओ कि प्लस चार्ज किधर ज़्यादा हो गया? बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या हो गया? एक प्लस चार्ज कम, मतलब रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली नेगेटिव। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको नेगेटिव मेंटेन करके कांस्टेंट रखने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है देखो, ये ना सेल वॉल्यूम मेंटेन करके रखते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ा तो सेल का साइज बढ़, सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही सेल का वॉल्यूम एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो सेल है वो स्वेलअप होकर और बर्स्ट हो सकता है, राइट। सेल स्वेलअप हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक सेल का पर्टिकुलर वॉल्यूम भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। तो 3 हमको इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखें कि सबसे पहले तो ये सोडियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है कि सोडियम इतना ही होगा, पोटेशियम इतना ही होगा, तो ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेल के अंदर मेंटेन करके रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन जो है बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन जो अंदर की तरफ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा सेल वॉल्यूम मेंटेन करके रखेगा। अगर सेल वॉल्यूम बिगड़ा तो क्या होगा बच्चों? सेल स्वेलअप हो जाएगा और अल्टीमेटली बर्स्ट हो सकता है। अब ये कुछ हमारा डायग्राम है, ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा मैकेनिज्म इसी डायग्राम के ऊपर है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, तुम डायग्राम पहले हम एक बार देख लेते हैं फिर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ये 2 साइड्स है, ठीक है, अल्फा साइड्स और बीटा साइड्स। अब अल्फा साइड्स के अंदर देखो ये अल्फा यूनिट हो गया और ये बीटा यूनिट हो गया। अल्फा साइड बोल लो, बीटा साइड बोल लो। अब इसके अंदर तुमको देखो बहुत सारे साइड दिख रहे हैं। सबसे पहले तो पोटेशियम बाइंडिंग साइड, ओआबेन साइड, एटीपी बाइंडिंग साइड एंड फॉस्फोराइलेशन साइड। और बीटा साइड पे और अल्फा साइड पे तुमको एक जगह दिख रहा है एटीपेस का साइड, राइट। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अगर तुम इसका डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा बीटा साइड है, छोटा होता है ना, और ये तुम्हारा कुछ अल्फा साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 साइड्स बनाएंगे, 1 2। ये हमारे एक पोटेशियम बाइंडिंग साइड हो जाएगा, ठीक है,
और ये हमारे पास हो जाएगा ओआबिन। एक्चुअली ओआबिन एक तरह का टॉक्सिन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ तो देखो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिल जाएगा फॉस्फोराइलेशन साइट, और एक अल्फा पे और एक बीटा पे तुमको मिल जाएगा एटीपेस बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब अगर मैं तुमको ब्रीफ में समझाऊं क्या होता है, तुम समझो। ये एटीपेस जो है ना, ये एक घूसखोर इंसान है, ठीक है, मतलब करप्ट इंसान है। तो ये तब एक्टिव होगा जब एटीपी और 3 सोडियम के मॉलिक्यूल इसको मिलेंगे। जैसे इसको एटीपी और 3 सोडियम का मॉलिक्यूल मिला, ठीक है। अब समझो मैंने क्या दे दिया, दी एटीपी दे दिया और 3 सोडियम का मॉलिक्यूल दे दिया। इसने क्या कर दिया, तब एटीपेस करेगा क्या, एटीपेस एटीपी की एक्टिविटी को ब्रेक कर देगा। तो दिस एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, और ये जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो, ये जो इनऑर्गेनिक वो है ना बॉन्ड, फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड, इसने क्या कर दिया, कॉन्फर्मेशन चेंज ला दिया, फॉस्फोराइलेशन दबा के कॉन्फर्मेशनल चेंज ला दिया। अब जैसे ही कॉन्फर्मेशनल चेंज आया तो क्या हो गया, जो सोडियम है वो बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। अब ठीक है दी, सोडियम तो हमने बाहर की तरफ फेंक दिया, पोटेशियम कैसे आया, तो जैसे ही सोडियम बाहर की तरफ जाता है और जो कॉन्फर्मेशनल चेंज था, ठीक है, ये कॉन्फर्मेशनल चेंज जब वापस नॉर्मल की तरफ आने लगता है, मतलब डीफॉस्फोराइलेट होता है, ठीक है, उससे पोटेशियम का फॉस्फोरस का बोर्ड हटा, तो जैसे डीफॉस्फोराइलेट हुआ तो इसने क्या किया, 2 पोटेशियम को साइड पे जोड़ लिया, और जैसे ही नॉर्मल कॉन्फिगरेशन पे आया तो इसने अंदर आके पोटेशियम को फेंक दिया। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है तुम्हारे रीफ में। अब देखो एक बार लिखा पहले से देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यूनिट्स कितने हैं, 2 यूनिट्स है दी, अल्फा यूनिट है और बीटा यूनिट है। अल्फा यूनिट देखो तुमको साइज से भी दिख रहा है कि अल्फा यूनिट बड़ा है, तो अल्फा यूनिट लार्जर है, 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट का है। बीटा यूनिट स्मॉलर है जिसका वेट ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा देखो तो बाकी, अब अगर मैं साइड्स की बात करूं, ठीक है, तो एक साइड है हमारे ईसीएफ की तरफ और एक साइड है हमारे आईसीएफ की तरफ। ईसीएफ की तरफ जो अल्फा यूनिट में है वो एक तो है पोटेशियम बाइंडिंग साइट और दूसरा है ओआबिन साइट। अगर आईसीएफ की तरफ बात करें तो सबसे पहले है सोडियम बाइंडिंग साइट, देन एटीपी बाइंडिंग साइट, एंड देन हमारे पास है फॉस्फोराइलेशन साइट। ये 3 इंपॉर्टेंट साइट है हमारे पास। अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैंने आपको वैसे तो पढ़ा दिया, लेकिन देखो क्या होता है कि जो हमारी एटीपीज आंटी है, मतलब एटीपीज वाली दीदी है, ये कब एक्टिवेट होंगी बच्चों, ये एक्टिवेट होती है जब हमने उसको 3 सोडियम और 1 एटीपी बॉन्ड दे दिया। जैसे ही मैंने इसको 3 सोडियम और 1 एटीपी बॉन्ड दिया तो ये एटीपी दीदी टूटेंगे और इसे रिलीज कराएंगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट करवा देगा हमारा फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये फॉस्फोराइलेशन करा देगा। जैसे ये फॉस्फोराइलेशन करवाएगा तो क्या होगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और ये कॉन्फर्मेशनल चेंज के कारण क्या होगा, जो सोडियम है हमारा वो ईसीएफ की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ईसीएफ के पास गए तो 2 पोटेशियम साइड बाइंड हुआ। जैसे यूनिट डीफॉस्फोराइलेट या नॉर्मल कॉन्फिगरेशन की तरफ आ रहा था तो अल्टीमेटली इसने क्या कर दिया, अपने साथ 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ गए। जैसे ही प्रीवियस कॉन्फर्मेशन की तरफ आया तो इट लीड टू रिलीज ऑफ पोटेशियम इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो गया, और यहाँ पे आपको ये लिखने की जरूरत है कि ये मैंने उल्टा लिख दिया, सोडियम आउटवर्ड होता है और पोटेशियम इनवर्ड होता है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लो कि सोडियम होता है आउटवर्ड, बंदा लिखते लिखते भी कंफ्यूज रहते हैं, और पोटेशियम होता है इनवर्ड की तरफ, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है। और अगर यूजुअली आप ऐसे लिखना है कि सोडियम यूजुअली प्रेजेंट इनवर्ड होता है और पोटेशियम यूजुअली प्रेजेंट आउटवर्ड होता है, राइट। तो सोडियम जो अंदर की तरफ है वो बाहर की तरफ जाएगा, और पोटेशियम जो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ आएगा। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सोडियम पोटेशियम पंप। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सोडियम पोटेशियम पंप आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे 5 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या बच्चों, लोकेशन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आप लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्रीफ में, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे इसका डायग्राम, चौथा आप लिखेंगे इसका फंक्शन, पांचवा आप इसका स्ट्रक्चर बताएंगे यूनिट से रिलेटेड, और अल्टीमेटली 6th आप बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में। तो ये ऑलमोस्ट आपका 2 पेज कवर कर लेगा। मैंने आपको क्रिस्प कॉन्साइज वे में पढ़ा दिया है, जैसे कि अगर ये आता है, अगर आपको फैलाना भी है, जैसे आप
स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो आप उसको थ्योरी पॉइंट में लिखोगे कि द अल्फा सब यूनिट हैव 2 मेजर पार्ट्स या 2 मेजर साइड्स, वन टुवर्ड्स द ICF and one towards the ECF. The ECF part contain 2 further sides, that is a ORBN side and potassium binding side. Then the ICF side contain this. तो आप उसको फैला के लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो आप इसी लोकेशन, इसी हेडिंग के अंदर लिखेंगे लोकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फंक्शन, डायग्राम, यूनिट्स मतलब स्ट्रक्चर, एंड अल्टीमेटली आप लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन डिटेल। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप आपको समझ में आया, एंड समझ में आया तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताया तो करो कि हाँ दी आई अंडरस्टूड अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। और बाकी टेल मी द टॉपिक यू वांट दी वीडियो ऑन। एग्जैक्ट आप मुझे टॉपिक बता दो, वो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है क्योंकि एक चैप्टर पढ़ाना इज टीचिंग फ्रॉम बेसिक्स, राइट, और एक टॉपिक पढ़ाना इज कंपैरेटिवली कि हाँ ये टॉपिक उठा के पढ़ाना है। एंड जस्ट टेल मी, आई वाज थिंकिंग टू टीच यू हेड एंड नेक फ्रॉम लाइक एनाटमी सेक्शन। तो अगर आपको हेड एंड नेक का कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, जस्ट डू लेट मी नो, विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।